आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। इसका मतलब होता है कि हम नॉर्मली डिवेंचर जो कंपनी इशू करती है वो फ़ंड रेज करने के लिए करती है, कभी कभी लेकिन कंपनी को फ़ंड की रिक्वायर नहीं होती है, वो इशू ऑफ डिवेंचर ज़रूर कर रही है बट अदर देन कैश, मतलब कैश नहीं चाहिए उसको। सपोज़ करो कोई एसेट्स खरीद रही है तो उसके लिए वो डिवेंचर इशू कर सकती है, तभी इसका नाम पड़ा है इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। सपोज एक कंपनी है, एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी। एक मशीन है वो जो खरीद रही है, मशीन जिसकी रुपीज़ है 1 लाख रुपीज़ की मशीन है वो, ठीक, 1 लाख रुपीज़ की मशीन है जो वो बाय कर रही है फ्रॉम टी लिमिटेड, टाटा लिमिटेड से, ठीक, 1 लाख रुपीज़ की फ्रॉम टी लिमिटेड। 1 लाख की मशीन है जो टी लिमिटेड से खरीद रही है 1 लाख रुपीज़ में, बट वो टाटा कंपनीज को अपने डिबेंचर दे रही है कैश के बजाय, कैश ना देके वो अपने डिबेंचर इशू करना पसंद कर रही है। एंड इशू डिबेंचर्स, उस डिबेंचर का नेम है 8% डिबेंचर, इशू 8% डिबेंचर टू टी लिमिटेड, ठीक। तो ये तो नॉर्मल सी एंट्री है कि जब आर लिमिटेड कोई मशीन खरीद रही है उसके बदले वो टाटा लिमिटेड को अपने डिबेंचर इशू कर दे रही है। इशू 8% डिबेंचर ₹100 ईच, जो कि 100 रुपये के हैं, ठीक। तो इसकी तो नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या होती है, अब इसकी हम जर्नल एंट्री करते हैं। इसकी जर्नल क्या बनेगी, पहली एंट्री क्या होगी, मशीन बाय करने की जो कि उसने टी लिमिटेड से खरीदी है। तो सबसे पहले हम किसकी बुक्स में बना रहे हैं जर्नल, इन द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है यहाँ से। तो रिलायंस लिमिटेड ने मशीन खरीदी तो रिलायंस लिमिटेड के पास क्या आई, मशीन आई, तो वो मशीन अकाउंट DR हो जाएगा और जिससे आई उसका नाम लिख देंगे टू टी लिमिटेड, ठीक। कितने रुपए की खरीदी है उसने, 1 लाख की, ठीक। तो 1 लाख की मशीन आई, 1 लाख रुपीज़ टाटा लिमिटेड को देने, ठीक। तो पहली एंट्री तो मशीन्स खरीदने की हुई, सेकेंड एंट्री टाटा लिमिटेड को पेमेंट करने की होगी। अब टाटा लिमिटेड को पेमेंट करेंगे तो टाटा लिमिटेड क्रेडिट से उठकर डेबिट में चले जाएंगे, ठीक, क्योंकि अब उनको पेमेंट कर रहे हैं तो उनका अकाउंट क्लोज करा जाएगा। तो टाटा लिमिटेड अकाउंट DR टू, अब डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो बस कुछ नहीं, उनको डिबेंचर दे दिए जाएंगे 8% डिबेंचर्स, ठीक, जो कि कितने रुपए के थे, 1 लाख के, 100 रुपये ईच का था तो 1 लाख इंटू, ये तो इसका नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, ठीक। तो हमने रिलायंस लिमिटेड से एक मशीन खरीदी, उसके बदले अपने डिबेंचर्स दे दिए, तो पहली खरीदने की हुई एंट्री कि मशीन अकाउंट DR हो गया टू टाटा लिमिटेड, फिर टाटा लिमिटेड को वही डिबेंचर उठा के दे दिए मैंने, ठीक। 8 डिबेंचर 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू के थे, तो कुछ नहीं करना था, डिबेंचर डायरेक्ट इशू कर दिया। अभी ना कोई डिस्काउंट पे इशू किए गए ना ही प्रीमियम पे इशू करे गए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब लेट से क्वेश्चंस में थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कुछ। अब यहाँ पर वाई लिमिटेड है जो बाय कर रही है, एक कंपनी बाय कर रही है, इस बार एसेट्स नहीं बाय कर रहे हैं हम, कोई कंपनी बाय कर रहे हैं, बाय एसेट्स ₹1 लाख, एक कंपनी बाय कर रहे हैं तो उसकी कोई एसेट्स निकली 1 लाख रुपीज़ की, एंड टेक लायबिलिटी, उसकी लायबिलिटीज़ भी लेनी पड़ेंगी, ठीक, टेक लायबिलिटीज़। जब हम किसी कंपनी खरीदते हैं तो उसका मतलब होता है उसकी एसेट्स और लायबिलिटी दोनों ले लेंगे, और टेक लायबिलिटी ₹20,000, ठीक, एंड टेक लायबिलिटीज 20,000, ओके। एंड
दोनों के बीच में जो परचेज कंसिडरेशन हुआ है वो हुआ है परचेज कंसिडरेशन ₹60,000। एसेट्स 1,00,000 की खरीदी है, लाइबिलिटी 20,000 की, लेकिन जो पेमेंट करना है वो 60,000 का करना है। ठीक है, 60,000 रुपीज़ का करना है। ठीक, कंपनी का नाम, ठीक है, 60,000 रुपीज़ का करना है। एंड इसके बदले उन्होंने 60,000 के बदले उन्होंने इशू कर दिया डिवेंचर। ठीक, इशू डिवेंचर्स जो कि 10% डिवेंचर इशू कर दिए। ठीक, अब इसकी एंट्री क्या होगी? अब देखो इसमें क्या होगा एंट्री। सबसे पहले मेरे पास एसेट्स खरीदी है, तो पहली जनरल एंट्री क्या होगी? सबसे पहले एसेट्स खरीदने की एंट्री होती है, तो सबसे पहले मेरे पास एसेट्स आएंगी। तो एसेट्स अकाउंट DR जो कि कितने रुपए की है? 1,00,000 की। ठीक, उसके बाद हमने एक लाइन छोड़ देंगे, उसका एक रीज़न है, बताएंगे। दूसरे में लिखेंगे टू लाइबिलिटीज़, क्योंकि एसेट डेबिट होती है तो लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? क्रेडिट। ठीक, उसके बाद हमको वेंडर को कितना पैसा देना है? बोल रहा है परचेज कंसिडरेशन जो डिसाइड हुआ है, मतलब एक्चुअली ख़रीदा कितने में है ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़, वो 60,000 में वेंडर से खरीदी गई है। नाम कंपनी का नहीं दे रखा होता, वहाँ जगह पे वेंडर लिखा जाता है। ठीक, कोई कंपनी का नाम नहीं दे रखा किससे खरीदी है, तो यहाँ पर वेंडर ही लिखेंगे 60,000। ठीक, अब पता लगाएंगे कि हमने एक्चुअली में, अब हमने कोई एसेट्स ली। ठीक, यहाँ पर 1,00,000 की एसेट्स है और पेमेंट आपको कितना करना पड़ रहा है? 20,000 और 60,000। बट लाइबिलिटी का पेमेंट 20 और 80,000 करना पड़ेगा, तो एसेट तो आपको 1,00,000 की मिल गई है। ठीक, तो यहाँ पर जो बैलेंसेस आ रहा है वो नीचे साइड आ रहा है। ठीक, क्योंकि नीचे तुम्हारा टोटल करने पे कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। 60 और 20 80। अभी भी नीचे क्रेडिट साइड कितना पेंडिंग है? 20,000। अगर नीचे आ रहा है तो लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। नीचे का बैलेंस कम है ना, नीचे आता है, इसका मतलब कंपनी को बेनिफिट हुआ है। क्यों? 1,00,000 की एसेट्स थी, पेमेंट सिर्फ कितना करना है? 20,000 वो लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना है और 60,000 80,000 पे करना है। तुम्हारे 20,000 रुपीज़ बच गए। जो बच जाते हैं वो जाते हैं कैपिटल रिजर्व में। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे? हम वेंडर्स को पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे? वेंडर को पेमेंट। वेंडर को पेमेंट करते कितना करना पेमेंट वेंडर को? 60,000। तो वेंडर्स को आएंगे तो वेंडर्स अकाउंट DR हो जाएगा। टू डिबेंचर्स कितने परसेंट डिबेंचर्स थे? इशू 10% डिबेंचर्स। ठीक, 10% डिबेंचर्स जो कि, ठीक, तो ये एंट्री हुई जब कंपनी को बेनिफिट हुआ है, क्योंकि कंपनी को 1,00,000 की एसेट्स मिल गई, उसके बदले कंपनी को सिर्फ 20,000 इसका पे करना पड़ा, 60,000 80 पे करना पड़ा, 20,000 बच गए उसके, और 20,000 रुपये जो बच गए उसका फ़ायदा हो गया। फ़ायदा कहाँ जाता है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक, अगर इसका उल्टा होता तो गुडविल में जाता है। ठीक, नेक्स्ट एंट्री में यही होगा। ठीक, नेक्स्ट एंट्री में सपोज करो वाई लिमिटेड ही होती, यहाँ पर 80,000 रुपीज़ की वो एसेट्स बाय कर रही होती। ठीक, लाइबिलिटीज़ होती उसकी, उसने बाय की होती 30,000 की। ठीक, वेंडर्स को जो पेमेंट होता, वेंडर को पेमेंट करना पड़ता उसको 70,000 का। ठीक, तब क्या होता? 70,000 का डिबेंचर का पेमेंट होता और डिबेंचर इशू भी कर देते। इशू डिबेंचर, इसके बदले डिबेंचर दे देते। ठीक, इशू डिबेंचर से जो कि 10% वाले ही होते हैं। ठीक, अब एंट्री क्या होती? अब तुम्हारे पास जो एसेट्स आती वो 80,000 की आती। ठीक, एक लाइन छोड़ देते हैं। टू लाइबिलिटीज़ का कितना पेमेंट करना पड़ता उसकी वजह से? टू लाइबिलिटीज़ 30,000। ठीक,
और वेंडर को कितना पे करना पड़ेगा 70,000, ठीक, वेंडर अकाउंट। अब यहाँ पर देख लो उल्टा हो गया है, 80,000 की एसेट्स तुम्हें मिल रही है लेकिन पेमेंट तुम्हें कितना करना पड़ रहा है 30, लाइबिलिटीज 70, 1 लाख का, ठीक। तो 1 लाख के बदले 80,000 रुपये की एसेट्स मिली। अब बैलेंस ऊपर के साइड आ रहा है, ठीक। जब ऊपर के साइड आएगा तो मान के चलेंगे ये गुडविल का पेमेंट किया है तुम, जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो 1 लाख पेमेंट करना पड़ रहा है 80,000 के एसेट्स के लिए, यानी तुमने 20,000 गुडविल का दिया है, ठीक। तो यहाँ पर गुडविल जनरेट हो जाएगी। जब भी एक्सेस पेमेंट करोगे तो यहाँ पर गुडविल जनरेट हो जाएगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में जानते हो वेंडर को डिबेंचर इशू कर दोगे तो वेंडर अकाउंट DR हो जाएगा, उसको 10% डिबेंचर इशू कर दिए जाएंगे, ठीक, जो कि कितने रुपए के 70,000 रुपये, ठीक। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात आती है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे आता है कि व्हेन डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, अभी तो नॉर्मल प्राइस पे कर रहा है, हो सकता है कल डिस्काउंट पे कर दे और प्रीमियम पे भी दे सकता है, ठीक। तब क्या होगा, तो पहले पढ़ने वाले हैं व्हेन डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, व्हेन डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, ठीक। लेट्स से मान लो डिबेंचर जब डिस्काउंट पे इशू होंगे तो क्या होगा, जब आपको डिस्काउंट पे इशू होंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर आपको फाइंड आउट निकालने पड़ेंगे, ठीक। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक। कैसे निकलेंगे वो देखो, जो भी परचेज प्राइस होगा, परचेज कंसिडरेशन होगा, ठीक है, वो ऊपर रखोगे, कितने रुपए में आपने वेंडर को कितना पैसा देना है ऊपर रखोगे, परचेज कंसिडरेशन कहते हैं उसको, ठीक। डिवाइडेड बाय जो डिबेंचर की फेस वैल्यू है, ठीक, माइनस कर देंगे डिस्काउंट, ठीक, पर शेयर, डिस्काउंट पर डिबेंचर, ठीक। कोई दिक्कत। लेट्स से मान लो वेंडर को जो पेमेंट करना था वो था 90,000, कितना, वेंडर को जो पेमेंट करना था वो 90,000 था, ठीक। डिबेंचर इशू कर दिया गया डिस्काउंट पर, डिबेंचर विच फेस वैल्यू, जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपये थी, ठीक, एट 10% डिस्काउंट, ठीक, 10% डिस्काउंट पे इशू करेंगे, ठीक। तो नंबर ऑफ डिबेंचर में फाइंड आउट करना है, मैंडेटरी है, ठीक। नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड आउट करेंगे फिर हम यहाँ पर, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने होंगे, ठीक। तो जितना हमको पे करना था, वेंडर को कितना पे करना था, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन, PC, ठीक, वो ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाई कंपनी की जो फेस वैल्यू है डिबेंचर की वो रखेंगे नीचे 100, और 10% डिस्काउंट, मतलब 100 रुपये पे 10%, इसी फेस वैल्यू का 10% निकाल देंगे, ठीक। तो 100 का 10% निकाल देंगे, ठीक। 100 का 10% कितना होता है, 10 ही आएगा, एक जीरो कम कर दो, ठीक। तो आएगा नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे, ठीक, 90,000 डिवाइडेड बाई 90, ठीक, एक जीरो कम किया तो कितना आएगा, 9 से डिवाइड किया आएगा 1000 डिबेंचर्स, कितना आएगा, तो नंबर ऑफ डिबेंचर तुम्हारे आ गए 1000 डिबेंचर, ठीक। ये निकालना ज़रूरी है क्योंकि तभी आप एंट्री कर पाओगे, ठीक, ठीक, क्योंकि जब एंट्री करने जाओगे तो एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी वेंडर अकाउंट DR, ठीक, डिस्काउंट भी तो दिया है ना, तो वेंडर के साथ डिस्काउंट भी आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक, इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक, डेबिट, ठीक, टू कितने परसेंट, जितने भी परसेंट डिबेंचर वो नीचे रख जाएंगे, 2 डिबेंचर्स, ठीक, ठीक। अब सिंपल सी बात है, वेंडर को पेमेंट करना था 90 का, ठीक, वेंडर को पेमेंट कितने करना था 90 का, ठीक।
डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं 1000, ठीक। 10% डिस्काउंट था ना, नहीं 10 रुपये था, 100 का 10% 10 रुपये आया था डिस्काउंट, इंटू 10 से इंटू कराएंगे, ठीक। 10 ही रुपये तो डिस्काउंट था ये को, ठीक। तो 1000 इंटू 10,000, ठीक। डिबेंचर की फेस वैल्यू की हमेशा ध्यान रख लेना, डिबेंचर अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू से इंटू होगा, ठीक। तो 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100, 1 लाख आएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम लोग ये करेंगे। सेकंड, अगर डिबेंचर, सेकंड कंडीशन की बात आती है कि डिबेंचर प्रीमियम पे इशू होंगे, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, तो क्या होगा नंबर ऑफ डिबेंचर, ठीक। इशूड एट प्रीमियम, तब नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकलेंगे, ठीक। नंबर ऑफ डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकलेंगे, तो क्या होगा, सेम होगा, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन ऊपर ही रहेगा, बस क्या होगा माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड किया जाता है, ठीक। प्रीमियम को हम लोग ऐड कर देंगे, डिस्काउंट को माइनस करेंगे और प्रीमियम को ऐड करेंगे, तो नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे एग्जाम, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे पिछले वाला क्वेश्चन ही ले लें, इशूड एट 10% प्रीमियम, ठीक। और वेंडर को पेमेंट करना होता 110,000, ठीक। तो नंबर ऑफ डिबेंचर क्या होते, तो परचेज कंसिडरेशन 110 हो जाता, डिबेंचर की फेस वैल्यू मान लेते 100 ही रुपये और 10 रुपये ऐड कर देते, ठीक। तो 110 डिवाइडेड बाई 110, तो भी क्या आता 1000 ही आता, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं। इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश का एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। XYZ लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज फ्रॉम द मैसेज ABC लिमिटेड। अब ये कंपनी एक कंपनी खरीद रही है जिसके बदले उसको लैंड मिल रही है 10 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख की, डेटर्स मिल रहे हैं 4 लाख के, तो ये एसेट्स मिल रही हैं और एक लायबिलिटी मिल रही है जिसको कहते हैं क्रेडिटर। तो ये सब तो एसेट्स हैं, सिर्फ एक लायबिलिटी मिल रही है वो है क्रेडिटर्स, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लायबिलिटीज़ में क्या क्या पे करना है, क्रेडिटर्स को 2 लाख पे करना है ये, और परचेज कंसिडरेशन जो डिसाइड हुआ है वो 18 लाख का हुआ है, ठीक। तो ये खरीद रही है XYZ लिमिटेड, तो एंट्री किस में करेंगे हम लोग, क्वेश्चन में दे रखा है रिक्वायर्ड क्या है, कह रहा है 18 लाख रुपीज़ का पेमेंट करना है, और सेटलमेंट कैसे होगा, XYZ लिमिटेड सेटल द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 12% डिबेंचर, वो भी प्रीमियम पे। तो देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री कैसी होगी इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, ठीक। उसके बाद पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, सबसे पहले हम एसेट्स को बाय करेंगे, तो सबसे पहले आएगी लैंड, एसेट्स आती हैं तो सब डेबिट होंगी ना, तो लैंड एंड बिल्डिंग। तो पहली एंट्री क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग, कितने रुपए की परचेज करी है 10 लाख रुपीज़ की, ठीक। तो 10 लाख रुपीज़ डेबिट हो जाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी भी आई है, ये भी डेबिट होगी, क्योंकि एसेट्स डेबिट होती हैं। लॉजिक भी आप साथ में रखिए कि ये डेबिट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एसेट्स हैं और आ रही हैं तो डेबिट होंगी, ठीक। प्लांट एंड मशीनरी भी आई है, डेटर्स भी एसेट्स होते हैं, तो सन्डी डेटर्स भी डेबिट होंगे, ओके। एक लाइन छोड़ देंगे, तो क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज़ होते हैं इसलिए क्रेडिट होंगे, ओके। क्रेडिटर्स को क्योंकि पेमेंट करना होगा हमको, सन्डी क्रेडिटर्स कितने के लिए मैंने 2 लाख रुपीज़ के, ठीक। 2 लाख रुपीज़ सन्डी क्रेडिटर्स में जाएंगे, ओके। जिसमें से हमको वेंडर को कितना पे करना है, देखो वेंडर का नाम दे रखा है मैसेज,
यहाँ पर वेंडर का नाम दे रखा है तो वेंडर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम जिससे खरीद रहे हैं मैसेज ABC लिमिटेड को हमको पेमेंट कितना करना है, मैसेज ABC लिमिटेड ये वेंडर हैं जिनसे हम ये माल जिनसे ये कंपनी खरीद रहे हैं। मैसेज ABC लिमिटेड को बोल रहा है कि 18 लाख का यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन 18 लाख का दिया है, तो ABC लिमिटेड को हमको 18 लाख पे करना है, ठीक, 18 लाख का पेमेंट करना है। अच्छा, डेटर्स की अमाउंट अभी हमने लिखी नहीं तो लिख देते हैं 4 लाख के डेटर्स, ठीक। पता लगाते हैं हमको एसेट्स कितने रुपए की मिली और उसके बदले हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा। 4 लाख के डेटर्स हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल करते हैं डेबिट साइड का। 10 लाख और 6 लाख हो गए 16 लाख, 16 लाख और 4 लाख 20 लाख। अब 20 लाख की एसेट्स आई हैं जिसके बदले हमें पेमेंट कितना करना पड़ रहा है, पेमेंट भी हमको उतना ही करना पड़ रहा है। तो हमको यहाँ ना लॉस हुआ ना बेनिफिट हुआ ना लॉस होता तो गुडविल आ जाती, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये एंट्री यहाँ पर देखो डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हो गए हैं। जब ये डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गए ना गुडविल जनरेट होगी ना ही कैपिटल रिजर्व जनरेट होगी, ठीक, क्योंकि यहाँ का टोटल करने पे भी 20 लाख आ रहा है, इधर का टोटल करने पे 20 लाख आ रहा है और क्रेडिट का भी टोटल करने पे 20 लाख ही आ रहा है, ठीक। 18 और 2 20 लाख, ठीक। तो इस तरीके से क्या है, अब डायरेक्ट हम पेमेंट करते हैं। पेमेंट कितना करना है, 18 लाख का। कैसे करना है अभी ये बताया गया है नीचे। XYZ settle the purchase consideration by issuing 12% डिवेंचर एट 10% प्रीमियम, ठीक। ध्यान रख लेना 10% प्रीमियम है तो हमको एक सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर, जो कि हम वर्किंग नोट में जाके निकालते हैं। तो वर्किंग नोट बना लेंगे यहाँ पर एक, ठीक। तो यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ डिवेंचर्स, ठीक, नंबर ऑफ डिवेंचर। नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे बदलता है, परचेज कंसिडरेशन कितना पेमेंट करना है हमको डिवाइडेड बाय कंपनी की फेस वैल्यू क्या है डिवेंचर्स की प्लस प्रीमियम, ठीक। तो यहाँ पर तो परचेज कंसिडरेशन दे ही रखा है क्वेश्चन में, परचेज कंसिडरेशन ये दे रखा है 18 लाख का, ठीक। 18 लाख का परचेज कंसिडरेशन है, ठीक, डिवाइडेड बाय कंपनी की फेस वैल्यू डिवेंचर की कितनी है। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता है फेस वैल्यू कितनी है उसकी तो हम 100 मान के चलेंगे, ठीक। यहाँ पर नहीं दे रखा तो हम क्या मान के चलेंगे 100, ठीक। और इस पर इसी पे हम 10% प्रीमियम निकाल, कितने परसेंट प्रीमियम बोल रहा है क्वेश्चन में, प्रीमियम बोल रहा है 10%, ठीक। तो 100 का 10% 10 ही आएगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लेते हैं, ठीक। तो कितना आएगा, डिवाइडेड बाई 110, ठीक। अब 11 से इसको डिवाइड कर देते हैं, किससे, 11 से डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा, 11 से डिवाइड कराओगे तो तुम्हारी अमाउंट आएगी 18 lakh divided by 11 163,636 यहाँ पर पॉइंट में आएगी, ओके 163,636 ओके 0.36, ठीक बेटा। जितना पॉइंट के पहले की वैल्यू होती है उतने डिबेंचर इशू कर दिए जाएंगे, ठीक, उतने ही डिबेंचर इशू किए जाएंगे, ठीक। और ये जब हम नंबर ऑफ डिबेंचर निकालेंगे तो परचेज कंसिडरेशन को डिवाइड कर देंगे फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम से। जो प्रीमियम वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 रुपीज़ दे रखी है, 100 प्लस 10% प्रीमियम। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये अमाउंट फ्रैक्शन में आएगी, ओके पॉइंट में आएगी। जो पॉइंट वाली चीज़ आएगी तो उसमें क्या होता है, डिबेंचर्स कभी पॉइंट में इशू नहीं किए जाते हैं। तो उसका जो कंप्लीट डिबेंचर्स हैं जिसमें से कंप्लीट वैल्यू कितनी है, इतनी है,
ये नंबर ऑफ डिबेंचर हो जाएंगे आपके, और 0.63 का इग्नोर कर दोगे। इसका पेमेंट आपको कैश में करना पड़ेगा। ओके, इसका पेमेंट आपको कैश से करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ डिबेंचर कभी भी फ्रैक्शन में इशू नहीं किए जा सकते। तो इसकी एंट्री क्या होगी, देखते हैं। इसकी एंट्री इस तरीके से होगी। इसकी एंट्री क्या होगी, मैसेज ABC लिमिटेड को 18 लाख पे पेमेंट करना है, जिसमें से अभी नंबर ऑफ डिबेंचर हमने पीछे निकाले हैं, जो कि निकले थे 16,363, और जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स की वैल्यू हो जाएगी 16,36,300, और इसमें से प्रीमियम कितना है, इतना। ठीक, लेकिन ये 18 लाख तो नहीं बनेंगे, डिबेंचर और SPR मिला के 18 लाख तो नहीं बन सकते। तो जो बैलेंस अमाउंट है आया है, बैलेंस कैसे निकालेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। जब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो वो तो 18 लाख दे रखा है, ठीक, और क्रेडिट साइड का जब हम टोटल करेंगे तो वो 18 लाख नहीं आएगा, वो आएगा 340 रुपीज़ कम ही आएगा, चाहे आप करके देख सकते हैं। क्रेडिट साइड का जब टोटल करेंगे तो 16,36,300 प्लस 163,630 इज इक्वल टू आएगा, कितनी अमाउंट आएगी, 7,99,660। ठीक, जो कि क्रेडिट अभी भी है, रिमेनिंग कितना बैलेंस बचा हुआ है क्रेडिट में। अब क्या करेंगे, 18 लाख से ये माइनस कर देंगे, 17 इसमें क्या होगा, -17,99,600, तो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 340 रुपीज़। ये आपको बैंक से पेमेंट कर देना पड़ेगा। ठीक, इस तरीके से ये इस तरीके के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं।